वंदे मातरम साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था एक बार पुनः एक और गुमनाम क्रांतिकारी का परिचय लेकर आपके सामने उपस्थित है। कितनी बड़ी विडंबना है कि वो लोग जिन्हें एक पर्वत शिखर की तरह जन जन की नज़रों में दृष्टिगोचर होना चाहिए था, आज हमें उन्हें गुमनाम नाम से संबोधित करना पड़ रहा है। वो लोग जिनकी आभा को उगते सूर्य के समान कण कण में व्याप्त होना चाहिए था, आज हमें उनका परिचय करवाना पड़ रहा है। आज़ाद भारत में इससे बड़ी विडंबना कोई दूसरी नहीं हो सकती है। जी हाँ मित्रों, ये क्रांति की एक ऐसी मशाल थी जिसकी भूमिका भारत माता को दास्ता से मुक्त कराने में कहीं भी किसी भी ऐसे बड़े क्रांतिकारी से कम नहीं रही, जिनका नाम आज भी बच्चे बच्चे के मुंह पे है, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद। क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये महज संयोग है कि इतिहासकारों ने, कवियों ने, अन्य कलाकारों ने कुछ क्रांतिकारियों का प्रचार किया, प्रसार किया, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताया, इसलिए उनका नाम जन जन की जुबान तक आ पाया। लेकिन इसका मतलब कदापि यह नहीं है कि हमारे वे क्रांतिकारी जो प्रसिद्ध नहीं हो पाए, उनकी भूमिका हमारी आज़ादी की लड़ाई में कहीं भी किसी भी स्तर पर कुछ कम थी। तो मित्रों, आज मैं आपका परिचय एक ऐसे ही क्रांतिकारी से कराना चाहता हूँ जिसके लिए कहा जा सकता है कि दुष्ट अंग्रेजों को मैं सिंह तो नहीं कहूँगा, लेकिन खूंखार भेड़िए भी यदि भारी मात्रा में इकट्ठे हो जाएं तो वो खतरनाक हो जाते हैं। भेड़िए की मांद में जाकर जो न केवल उनको घसीट कर लाए, वरन उनकी हत्या कर दी, ऐसे ही क्रांतिकारी थे दिनेश चंद्रगुप्त, जिन्होंने कलकत्ता की राइटर बिल्डिंग जिसकी तुलना वर्तमान कलेक्ट्रेट से की जा सकती है, सेक्रेटरीट से की जा सकती है, एक ऐसा सुरक्षित स्थान जहां पर कोई भी अंग्रेज अधिकारी इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकता कि उसके आसपास कोई परिंदा भी पर मार देगा। हमारे ये क्रांतिकारी वहां जाकर, वहां घुसकर बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर पाए। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे दिनेश गुप्त, जिनका जन्म जोशोलोंग, मुंशीगंज जिले में हुआ, जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। दिनेश चंद्रगुप्त की प्रारंभिक पढ़ाई अपने ग्राम में ही हुई, ग्रामीण परिवेश में ही उन्होंने अपना बाल्यकाल बिताया, एवं बचपन से ही बहुत अधिक कुशाग्र बुद्धि के होने की वजह से आगे की पढ़ाई की इच्छा थी, इसलिए वे स्नातक की पढ़ाई के लिए ढाका चले गए। यहीं पे इन्होंने सन 1928 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित बंगाल क्रांतिकारी संघ की सदस्यता प्राप्त की। बंगाल क्रांतिकारी संघ उस समय में ये एक तरह से कांग्रेस का ही घटक दल था। यही कारण रहा कि वैचारिक मतभेद की वजह से बहुत ही अल्प समय में उन्होंने इस संगठन को छोड़ दिया, क्योंकि दिनेश गुप्ता जी का सारा केंद्र जो था वह सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत माता को दास्ता से मुक्त कराने का था। यही कारण रहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बहुत ही जल्द कांग्रेस से अलग हो गए, एवं इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत नेताजी ने एक अन्य संगठन बंगाल वॉलंटियर्स की स्थापना की, एवं दिनेश चंद्रगुप्त इसी संगठन के एक सक्रिय सदस्य बन गए, एवं इनका केंद्रीय लक्ष्य अब सिर्फ और सिर्फ सशक्त क्रांति के माध्यम से भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना ही रह गया। इन्हीं प्रयासों में दिनेश चंद्रगुप्त को हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया, क्योंकि बंगाल वॉलंटियर जो एक संगठन था, इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित कर बाकायदा एक संगठित रूप में
ब्रिटिश अधिकारियों के साथ, ब्रिटिश पुलिस के साथ सामना किया जाए, उनके साथ जंग लड़ी जाए। बाकायदा हथियारों का प्रशिक्षण लेने के बाद दिनेश गुप्ता को मिदनापुर भेज दिया गया। अब यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है, प्रशिक्षण लेने के बाद अब दिनेश गुप्ता स्वयं नए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने में जुट गए एवं इसी का परिणाम रहा कि मिदनापुर में ही एक के बाद एक 3 महत्वपूर्ण पद पर आसीन मजिस्ट्रेट्स की इन क्रांतिकारी प्रशिक्षुओं ने हत्या कर दी एवं यह अपने आप में एक कीर्तिमान कहा जाएगा। हिंदुस्तान में उस दौर के भारत में हमारे क्रांतिकारियों ने असंख्य ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या तो की, लेकिन यह एक पहली घटना थी जिस घटना में क्रांतिकारी पूरी तरह से बच निकले। पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही एवं कहा जा सकता है कि हमारे क्रांतिकारी 100% रूप से इन घटनाओं को अंजाम देने में सफल रहे, क्योंकि यदि कोई क्रांतिकारी पकड़ा जाता है तो उसका एक ही अवश्यंभावी परिणाम होता है, वो होती है मौत। यही कारण रहा कि बिना किसी क्रांतिकारी के गिरफ्तार हुए इतनी बड़ी सफलता निश्चित रूप से क्रांतिकारी इतिहास में एक कीर्तिमान ही कही जाएगी। इन घटनाओं के बाद हमारे क्रांतिकारी साथियों के हौसले काफ़ी बुलंद थे। एक तरफ तो हमारे क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद थे, दूसरी तरफ तिलमिलाए हुए अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों को येन केन प्रकारेण पकड़कर अमानवीय यंत्रणा देने का प्रयास करने लगे। क्रांतिकारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एवं इस दहशत को पुनः अंग्रेजी खेमे में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से एक बार पुनः योजना बनाई गई कि वे ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जो हमारे क्रांतिकारियों को अमानवीय यंत्रणाएं देने के लिए कुख्यात हैं, क्यों ना उन्हीं को निशाना बनाकर उनकी हत्या की जाए, ताकि हमारे क्रांतिकारियों में एक ऐसा संदेश जाए कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी को, किसी भी बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी को उसकी हत्या कर सकते हैं एवं उसके अमानवीय यंत्रणाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं एवं इस प्रकार बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में हम हमारी भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवा सकते हैं। यही कारण रहा कि इस संपूर्ण घटना को अंजाम देने के दिन चुना गया 8 दिसंबर सन 1930। ये वो दिन था जब राइटर बिल्डिंग, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से ब्रिटिश अधिकारियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान मानी जाती थी, इस बिल्डिंग को चुना गया। एक ब्रिटिश अधिकारी थे, क्षमा कीजिएगा, एक ब्रिटिश अधिकारी था N.S. सिम्पसन। ये उस दौर में इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन हुआ करता था एवं ये कुख्यात था क्रांतिकारियों पर शोषण करने के लिए, उन्हें अमानवीय यंत्रणाएं देने के लिए। ज़बरदस्ती हमारे क्रांतिकारी साथियों को पकड़ा जाता था, उन पर बरबस असंख्य यातनाएं दी जाती थी। दिन तय कर लिया गया, स्थान तय कर लिया गया। हमारे 3 क्रांतिकारी साथी बादल गुप्त, चिनाय बसु एवं दिनेश गुप्ता, ये तीनों क्रांतिकारी साथी वेश बदलकर, सूट बूट पहनकर, बिल्कुल जेंटलमैन बनकर, जैसे कि ये स्वयं अंग्रेज नजर आ रहे थे, राइटर्स बिल्डिंग में घुसते हैं और घुसते ही तुरंत अपने निशाने पर धावा बोल देते हैं एवं कुछ ही मिनटों में इतने बड़े अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। एक खलबली मच जाती है, सारा वातावरण में भूचाल आ जाता है। ब्रिटिश पुलिस अचानक मुस्तैद हो जाती है। ये तीनों क्रांतिकारी जानते थे इनका क्या अंजाम होने वाला है, डटकर मुकाबला करते हैं। काफ़ी देर तक बंदूकें चलती हैं। अंततः हमारे क्रांतिकारियों ने कई पुलिस वालों को ख़त्म कर चुके होते हैं। अंततः हमारे क्रांतिकारी साथियों को ये लग जाता है कि अब वह या तो पकड़े जाएंगे या दुश्मन की गोली से मरेंगे। हमारे क्रांतिकारी साथियों को दुश्मन की गोलियों से मरना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। यही कारण था कि बादल गुप्ता द्वारा जहर खा लिया जाता है मौके पर
एवं चिनाय बसु व दिनेश गुप्ता बंदूक मारकर स्वयं का प्राणांत करने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य से 5 दिन बाद 13 तारीख को हमारे क्रांतिकारी चिनाय बसु वीरगति को प्राप्त होते हैं। दिनेश गुप्ता को बचा लिया जाता है, लेकिन ये भी एक ब्रिटिश सरकार का ढोंग ही था। उन्हें क्यों बचाया गया, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह था, क्योंकि पुनः वही राजनीतिक ड्रामा प्रारंभ हुआ, ट्रायल चला और उसका अंजाम वही हुआ। महज 19 साल की उम्र में दिनेश गुप्ता को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया एवं इसी की परिणति के फलस्वरूप 7 जुलाई सन 1931 को दिनेश गुप्ता को फांसी पर चढ़ा दिया गया एवं इस प्रकार हमारा यह वीर क्रांतिकारी भारत माता के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए समर्पित हो गया। अमूमन कथानक के इस पड़ाव पर आकर हम हमारे परिचय को समाप्त कर देते हैं, लेकिन अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना जरूरी है। दिनेश गुप्ता की मृत्यु के महज 20 दिन बाद हमारे एक क्रांतिकारी साथी कन्हैयालाल भट्टाचार्य, जिनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला थी, अपने मित्र क्रांतिकारी साथी की मृत्यु का बदला लेने का भाव एक चरम आवेग के रूप में उनके मन में था। यही कारण रहा कि आर गालिक, जो कि मजिस्ट्रेट था, जो कि जज था, जिसने दिनेश गुप्ता को फांसी की सज़ा सुनाई थी, जिसकी कलम की वजह से, जिसकी फांसी की सज़ा सुनाए जाने की वजह से हमारे क्रांतिकारी साथी वीरगति को प्राप्त हुआ। महज 20 दिनों के अंदर कन्हैयालाल ने उस दुष्ट मजिस्ट्रेट को उसी की अदालत में जाकर सरेआम डंके की चोट पे दिन दहाड़े बंदूक मारकर उसकी हत्या कर दी एवं तुरंत, क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मन की गोली से मरने से बेहतर है अपनी खुद की मौत मरी जाए, तुरंत उन्होंने वहाँ जहर खा लिया एवं इस प्रकार 27 जुलाई सन 1931 को अपने मित्र दिनेश गुप्ता की मौत का बदला लेते कन्हैयालाल भट्टाचार्य भी वीरगति को प्राप्त हुए। बहरहाल 27 जुलाई नज़दीक है। कन्हैयालाल भट्टाचार्य के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। मातृभूमि सेवा संस्था अपने ऐसे ही अमर क्रांतिकारी दिनेश गुप्ता का बारंबार स्मरण करती है एवं आज उनकी 89वीं पुण्यतिथि पर उन्हें प्रणाम करती है। उनके द्वारा की गई क्रांतिकारी गतिविधियों का वंदन करती है। दिनेश चंद्र गुप्ता सदैव भारतीय इतिहास में स्वर्णिम पन्नों पर दर्ज किए जाएंगे। मातृभूमि सेवा संस्था एवं प्रशांत टहलियानी क्रांति के एक ऐसे ही मसीहा को नमन करता है, वंदन करता है। जय भारत, जय हिंद।